आज की इस टॉक शो को शुरू करने से पहले हम सभी 2 मिनट परमात्मा स्मृति में बैठेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने से पहले हमें ईश्वर को जरूर याद करना चाहिए। कहते हैं ईश्वर की आराधना या उसकी 2 मिनट की गई स्मृति से कोई भी कार्य सक्सेसफुल हो जाता है। तो आज इस टॉक शो को भी हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे बीच उपस्थित हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, उनके द्वारा मिर्जापुर के साथ साथ अन्य सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हमारे भाई बहनों को विशेष आज टिप्स भी मिलेंगे, जिससे वो अपने हेल्थ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। 2 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। आज का जो यह टॉक शो है, जिसका थीम ही है मिशन कायाकल्प, अर्थात एक ऐसा मिशन जिसमें हम हमारे बीच उपस्थित हमारे स्पेशल गेस्ट जो डॉक्टर हैं, इनके एडवाइस के द्वारा हम अपने जीवन को कायाकल्प अर्थात चेंज, वो परिवर्तन आज कर सकते हैं उनके द्वारा दिए जाने वाले टिप्स और एडवाइसेस से। आज की इस टॉक शो को शुरू करने से पूर्व मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी मिर्जापुर सेवा केंद्र एवं विंध्याचल सेवा केंद्र की दीदियों को, वह यहाँ आए और हमारे बीच उपस्थित हमारे स्पेशल गेस्ट का तिलक, अंगवस्त्रम एवं पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करें। साथ ही साथ मित्रों, कहते हैं डॉक्टर्स को नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं। जब एक ईश्वर के आगे हम अपना सब कुछ समर्पण करते हैं, जब सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती है, और दूसरा ईश्वर द्वारा बनाए गए यह महान विभूतियाँ जो डॉक्टर्स के रूप में हमें एक नया जीवन दान देते हैं, तो डॉक्टर्स ही इस धरती के वह दूसरे ईश्वर के रूप हैं। इसके लिए आप यहाँ आए, आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर पूजा सिंह जी, जो आज हमारे बीच हैं। आपने MBBS, MS, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जैसी कई डिग्रियां प्राप्त की हैं। आपने अपनी मेहनत व कड़ी लगन से स्वयं में कई सारी विशेषताओं एवं गुणों को सजाया है, जिनमें मुख्य हैं आप बहुत सारी सेवाएं देती हैं, जिसमें मुख्य है परफॉर्म न्यूमरस वेजिनल डिलीवरीज, कंडक्टेड मैनी सीजेरियन सेक्शंस एंड परफॉर्म मैनी MTP एक्सेट्रा। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी। आज हमारे बीच आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने MBBS, MD, जनरल मेडिसिन जैसी डिग्रियां प्राप्त की हैं। वैसे तो डॉक्टर साहब हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में वो मिर्जापुर में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विभाग विकास कुमार वैद्य जी, जो कि मिर्जापुर में 39वीं वाहिनी बटालियन के कमांडेंट के युगल हैं। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं BK बिंदु दीदी जी, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पिछले 33 वर्षों से जन कल्याण के लिए अपनी सेवाएं दे रही हैं। दीदी जी वैसे नेपाल से बिलोंग करती हैं, लेकिन 1995 में उन्होंने भारत की पावन धरती पर अपने कदम रखे और वर्तमान समय में वह मिर्जापुर सेवा केंद्र की मुख्य प्रभारी हैं। दीदी जी के नेतृत्व में आज अनेक मनुष्य आत्माएं इस स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को
सुखमय और शांतिमय बना रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे बीच हमारे उपस्थित सभी दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप सब आए और आकर के इस टॉक शो को बहुत ही सुंदर दृश्य में परिवर्तन। टॉक शो को शुरू करने से पूर्व मैं आदरणीय दीदी जी से भी यह रिक्वेस्ट करूंगी कि वह 2 शब्दों के द्वारा आज इस शो को स्टार्ट करें और हमारे बीच उपस्थित हमारे स्पेशल गेस्ट एवं हमारे दर्शकों का उत्साह उमंग एवं उत्साहवर्धन करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। हमें बेहद खुशी हो रही है कि आज एक ये छोटा सा स्नेह मिलन और नाम दिया है टॉक शो भले, लेकिन एक स्नेह मिलन ही है कि हम पहली बार आपसे दोनों से मिल रहे हैं और हमारे को रत्ना बहन जी के द्वारा पता चला कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो मुझे अच्छा लगा। और कई दिन से हमारे मन में ये था कि ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमें करना है। और दूसरा, आपको इस स्थान पर बुलाने का पर्पज़ हमारा एक सेंटर और सिटी में भी है, लेकिन हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया कि ये अभी 14 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ है। हमारी जो इंटरनेशनल स्तर की हमारी जो अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका जयंती दीदी थी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसके ऊपर म्यूजियम है और उधर 3D शो भी है, वो भी दिखाना मेरा पर्पज़ था और इसलिए और आपको यहाँ पर बुलाया और ये छोटा सा कार्यक्रम रखा। तो आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके बहुत प्रेम से और समय से आए। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और आज का विशेष जो ये प्रोग्राम रखने का है कि आज के समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, कई बार अपने हेल्थ को लेकर के भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तरह तरह की बातें मन में लाते हैं। कई लोग अपने हेल्थ के कारण भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी का अनुभव करते हैं। तो ऐसे समय में हम आपसे गाइडलाइन चाहेंगे कि कैसे कोई भी तबीयत ऊपर नीचे हो तो हम तुरंत अपने आप को कैसे है ना ठीक कर सके, तबीयत को कैसे, साथ साथ मन को भी कैसे ठीक किया जा सके, उस पर भी हम सभी चर्चा करेंगे। और आप सबको मालूम है या नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये इंटरनेशनल संस्थान है जो लगभग 150 देशों में इसकी शाखाएं हैं और 10,000 शाखाएं इसकी हैं। और पूर्ण तरीके से आध्यात्मिकता इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में चलती है। यहाँ पर हर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को सुखमय शांतमय कैसे बनाएं, उसके लिए राजयोगा मेडिटेशन भी सिखाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है और ये 1936 से ये ईश्वरी विश्वविद्यालय पूरे विश्व में कार्य कर रही है। तो इससे भी आपका परिचय हो जाएगा, ये लक्ष्य भी हमारा पूरा होगा। तो हम फिर से आप सबका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। ओम शांति। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे आज का यह जो टॉक शो है वो हमारे ब्रह्मा कुमारी मिर्जापुर यूट्यूब चैनल के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल का मोटिव ही है जन जन तक पॉजिटिविटी को फैलाना। साथ ही साथ इसके द्वारा हम लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचाना चाहते हैं कि जीवन को जीने की सही विधि क्या है, विचारों को सकारात्मक रूप से परिवर्तन करने की विधि क्या है, या कहें आज के इस स्ट्रेसफुल लाइफ को और टेंशन फ्री बनाने की विधि क्या है, वो सब कुछ। और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये आध्यात्मिकता का मार्ग केवल साधु संतों के लिए नहीं है,
यह हर वर्ग के लोगों के लिए है, चाहे वह किसी भी फील्ड से क्यों ना जुड़ा हुआ हो। हर कोई हर तरह से इन चीज़ों को आध्यात्मिकता से जोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। एक मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टीन भी कहते हैं, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म विज्ञान के बिना लंगड़ा है तो विज्ञान धर्म के बिना अंधा है। समाज में यदि उन्नति करनी है, समाज को यदि और आगे की ओर ले जाना है, तो उसके लिए धर्म और विज्ञान का साथ साथ चलना आवश्यक है। इसलिए आज इस मिर्जापुर चैनल के द्वारा भी हम अपने व्यूअर्स को भी, अपने भाई बहनों को ये बताना चाहेंगे कि मेडिकेशन के साथ मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब हम शो को शुरू करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन मैं डॉक्टर मूर्ति से पूछना चाहूँगी। डॉक्टर मूर्ति जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा कि वर्तमान में शारीरिक और मानसिक बीमारियां विकराल रूप लेती जा रही हैं और कई केसेस में दवाइयां बेअसर साबित होती हैं। ऐसे में खान पान, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल का अहम रोल होता है। कृपया आप अपना सजेशन दें कि कैसे हम इनमें परिवर्तन करके अपने जीवन को और भी ज़्यादा अच्छा और सुव्यवस्थित बना सकते हैं। थैंक यू। तो आज की स्थिति में सबको यूट्यूब, व्हाट्सएप, कोई भी माध्यम की वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ गया है। स्पेशली कोविड के बाद इतना नॉलेज मिला है। ये नॉलेज की वजह से काफ़ी और मन में और डाउट्स और कंफ्यूजन और ज़्यादा आंदोलन, टेंशन बढ़ जाते हैं। तो एक्सेस नॉलेज भी काफ़ी डेंजरस है एंड काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन में 2-3 डॉक्टर्स को पूछ लेते हैं, डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, जैसे कि विंडो शॉपिंग करते हैं, सारे डॉक्टर का शॉपिंग करते हैं और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके अननेसेसरी टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट करते हैं। बेसिकली ये अभी इस वक्त नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज पहुंच गया है। ये काफ़ी डेंजरस है क्योंकि जितना मालूम होनी चाहिए उतना मालूम है तो सब अच्छा रहता है। जो ज़रूरत नहीं है वो हम जान लिया तो वो दिक्कत हो सकता है। किसी के रूप में हम ज़्यादा और एक एक्स्ट्रा पॉइंट या कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी या कोई एक्स्ट्रा नया बीमारी या जो भी हम सुनते हैं उसके बारे में अगर हम ये नहीं देखा तो टीवी में हमको न्यूज़ देने के लिए आज तक तैयार है। तो ये इससे दूर रहना ही नहीं, इससे कम दूर रहना है। यानी जितना कम या जितना डिजायरेबल लेवल उतना ही नॉलेज लेना है और बाकी सब छोड़ना है। जितना सिंपल जो भी बीमारियां है, जो भी हेल्थ इश्यूज है, जितना सिंपल रखते हैं उतना अच्छा है। वो क्यों, जो भी बीमारी क्यों आता है, किस वजह से आता है और उसका बेसिक दवाई क्या होता है, बस उतना ही। और कौन सी विभाग का डॉक्टर को संपर्क करना है, बस उतना ही जान लिया और उतना जानते रहे तो वो काफ़ी है। तो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल के हिसाब से अब हम देख लिया तो हाँ, मेडिटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग जो भी है ये भी साथ में इंक्लूड करनी चाहिए। एंड ज़्यादा टाइम टीवी नहीं देखनी चाहिए। टीवी, यूट्यूब, फ़ोन, व्हाट्सएप ये बिल्कुल ये काफ़ी डेंजरस है। सब फिजिकल डिजीज़ के बारे में सोच रहे, कोई भी मेंटल डिजीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं, बहुत लोग इग्नोर करते हैं। आजकल मेंटल डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे रादर देन फिजिकल डिजीजेस। यानी फिजिकल डिजीजेस इतना छोटा होता है और मेंटल डिजीज इतना बड़ा होता है। तो वो शक या वो एंजाइटी की वजह से ये बीमारी, इतना छोटा बीमारी भी टाइम इतना लग जाता है, बहुत लंबा समय लग जाता है ठीक होने में। तो हम कोई भी चीज़ डाउट से शुरू किया तो
वो ठीक होने में ज़रूर टाइम लगता है। तो लाइफस्टाइल में उतना ही मॉडिफिकेशन है, लाइफस्टाइल एक्सेस डाइट है, जो भी है एक्सेस क्वांटिटी में नहीं लेना है, वो दवाई हो या नॉर्मल खाना है जो भी है, तो उतना ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन काफ़ी है। चीज़ जो भी है सिंपल रखनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है। बहुत से लोग जो दवाइयाँ शुरू करते हैं, जैसे आज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, मैंने आज शुरू कर दी, फिर वो 10-15 साल तक लगातार खाते चले जाते हैं। क्या ये गलत है कि ठीक है, कैसे? जो भी दवाइयाँ जो पहले शुरू किया है या आज की डेट में शुरू किया है, ये ज़रूरत नहीं कि अगले 5 साल तक 10 साल तक यही चलेगा, क्योंकि साइंस हर वक्त चेंज हो जाता है। तो जो आज के डेट में वो अच्छा है, कल उसका वो दवाई की वजह से काफ़ी नया साइड इफ़ेक्ट हम देखने को मिलता है। तो हर समय एवरी ईयर या एवरी 6 मंथ्स जो भी आप दवाई ले रहे हैं वो लेना है कि नहीं, एक बार डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। तो कभी-कभी कोई मेंटल पेशेंट ऐसा होता है कि जैसे डॉक्टर ने 3 महीने के बाद बुलाया और वो जाता नहीं, उसी दवा को कंटिन्यू करता रहता है, तो फिर डॉक्टर के पास जाके 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, फिर वैसे केस में क्या करना चाहिए? मतलब पेशेंट मेंटल पेशेंट को ज़्यादा तैयार नहीं है। तो कोई भी मेंटल पेशेंट है, उसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अभी इस वक्त में न्यूक्लियर फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया लगभग। बहुत कम परिवार में जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है। तो जिन लोगों को वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उन लोग ज़्यादा मेंटल प्रेशर, मेंटल इलनेस भी, मेंटल का बीमारी, दिमाग का बीमारी ज़्यादा सफ़र करता है। कोई भी साइकेट्रिक पेशेंट मेंटल बोलना उचित नहीं है, तो साइकेट्रिक इलनेस पेशेंट्स को काफ़ी इसमें कम साइकेट्रिक बीमारी है जो डॉक्टर तक पहुंचने में थोड़ा लेट करता है। बाकी सब पेशेंट्स यूजुअली डॉक्टर बोलने से ठीक टाइम पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो साइकेट्रिक दवाई बाहर प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलता है। एटलीस्ट नया प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। तो अगर मान लीजिए उसका सपोर्ट सिस्टम वो पहुंच नहीं पाता, उसका सपोर्ट सिस्टम उसका फ्रेंड है या ब्रदर है, कजिन है, जो भी है, वो उनके बारे में थोड़ा ये है इस स्थिति में है, अभी ये अच्छा फील कर रहे, ये सब डॉक्टर को बता के उन्हें बिहाफ कंसल्ट करके साइकेट्रिक दवाई एडजस्ट करना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिक दवाई बहुत लंबा समय चलता है। एंड इसके साथ साथ लोगों को ऐसा लगता है कि साइकेट्रिक बीमारी कभी कम नहीं होता। एक गलत बात है। अगर माइंड थोड़ा अपने आप थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस और थोड़ा ये बीमारी में ठीक कर सकता हूँ, ये मेंटल का जो भी साइकेट्रिक का बीमारी है ठीक कर सकता हूँ करके थोड़ा उसके अंदर थोड़ा मेहनत किया तो जरूर काफ़ी सारे साइकेट्रिक बीमारी ठीक हो सकता है, एटलीस्ट 90% साइकेट्रिक बीमारी। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छा एक बहुत सुंदर सुझाव भी दिया कि आज हर कोई सोचता है हम ज़्यादा फल खा लें, ज़्यादा साग सब्जियाँ खा लें, ज़्यादा दूध और मेवे और ये चीज़ें खा लें तो हम ज़्यादा हेल्दी होंगे। ज़्यादा काढ़ा भी पी ले आज सबसे ज़्यादा केस इसी बात के हैं। कहते हैं कोई भी चीज़ की बहुत लोग डॉक्टर को पहुंचने में कोविड समय पे मैंने काढ़ा पी लिया बोल के एटलीस्ट 5 days to 1 week डिले कर दिया है। जो कोविड में सबसे खतरनाक टाइम होता है 2nd वीक, तो पहले वीक काढ़ा पीने में निकल जाता है, 2nd वीक ऊपर कौन पहुंचता है पता नहीं। इसलिए हम जो भी करें उसमें एक डाइट का भी ध्यान रखें, क्योंकि हर प्रकार के पेशेंट के लिए हम सभी जानते हैं कि एक लिमिटेड डाइट होती है कि उन्हें कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ लेनी चाहिए, तो हम उसका भी ध्यान रखें, किसी भी चीज़ को एक्सेसिव ना कर दें, जिसकी वजह से हम बाद में डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर भी क्या कहते हैं, आप तो खुद ही डॉक्टर हैं, हमारी क्या आवश्यकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर पूजा जी से है। अक्सर महिलाओं में विटामिन और मिनरल्स की कमी पाई जाती है। उन्हें फल, सब्जी और दूध पीने की सलाह दी जाती है, किंतु वर्तमान समय में पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वाले फर्टिलाइजर्स तथा इंजेक्टेड सब्जियां एवं फलों द्वारा दूसरी बीमारियां उनके शरीर में घर कर लेती हैं। तो कभी कभी सप्लीमेंट्स भी लेने को कहा जाता है, जिसके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अतः इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सुझाव ये है कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बात की आपने, है ना, मैं उसको एलोबरेट करके एक टर्म दूंगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बस यही सीमित नहीं है। एक जो हमारा महिलाओं का वर्ग है, खासकर जो इंडिया जैसी हमारी डेवलपिंग कंट्री है ना, वहाँ पे महिलाएं अपने न्यूट्रिशन पे बहुत कम ध्यान देती हैं। ज़्यादा वर्ग तो ऐसा ही जो ध्यान ही नहीं देता, कुछ वर्ग है जो ध्यान देता है। तो वो वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, है ना, कि ले रहे हैं बट उनको प्रॉब्लम ही आ रही है कि पेस्टिसाइड्स ये सब की वजह से इम्प्योरिटीज है वो भी उसकी बॉडी में जा रही है। डॉक्टर उसको भी ऐड करिए कि महिलाओं को कितना ध्यान रखना चाहिए। वो क्या करती हैं, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को पहले खिलाएंगी, खुद खाना बचे ना बचे नहीं खाएंगी, भूखी भी रह जाएंगी। तो ये कितना ज़रूरी है कि हस्बैंड से पहले आपको ठीक होना जरूरी है, तब तो हस्बैंड ठीक रहेगा। हाँ, वो बिल्कुल सही बात बोली मैम ने। मतलब न्यूट्रिशन तो कोई भी ह्यूमन बॉडी है उसको चाहिए ही है ना। जितनी भी कमी है वो एक महिला है, भले ही वो देख के लग रहा है कि कम काम कर रही है। मोस्ट ऑफ अस आर होम मेकर्स, नया जो टर्मिनोलॉजी आया है, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देती है, घर के कामों में फंसकर। प्लस जो बाकी लोग की मेंटालिटी है कि ये तो घर का ही काम कर रही है, तो इसमें कौन सा इसको अलग से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है ना। ये मेंटालिटी, एक तो ये मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है, और दूसरे चेंज हो उससे पहले एक महिला को खुद को पहले चेंज करने की ज़रूरत है कि मैं इतना काम कर रही हूँ और एज ए ह्यूमन बॉडी जितने दूसरे को ज़रूरत है उतना आपको भी ज़रूरत है ना। सबसे पहले आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे से पहले। तो एक जो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है कि उतना तो आपको लेना ही लेना है ना। उसके बावजूद अगर आपको कोई डेफिशिएंसी रह जाती है या आप इस बात से कंसर्न है कि मैं आउटसाइड ऐसे फ्रूट्स या फिर ऐसा कुछ ले रहे हैं जिसमें इस तरह का अगर रिस्क आपको लगता है कि ऐसा हो, तो उसके लिए मेरा सुझाव ऐसा है, जैसे मैं पर्सनली मैं अपना बता रही हूँ। मेरे घर पे क्या है कि हमारा छोटा सा टेरेस गार्डन रखा है मेरी मम्मा ने। तो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैं और सब्जियां हैं हम वहीं से लेते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है कि आप उसको खुद ग्रो करें। तो इससे आप ऑर्गेनिक जो हम बाहर खरीदते हैं जो बहुत कॉस्टली होता है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, तो वो आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज़, सप्लीमेंट लेने के लिए अलग से कैप्सूल्स और टैबलेट्स लेने की ऐसी ज़रूरत नहीं है जब तक कि कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करे। क्योंकि कोई भी बीमारी होती है, किसी भी बीमारी का अगर बात करें तो एक वो स्टेज होती है जब आप माइल्ड फेज में होते हैं। माइल्ड फेज में बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं कि आपको सप्लीमेंट से ही आपका काम चलेगा, है ना। कोई भी आप सप्लीमेंट लेते हैं तो फायदा होता है उसका, बहुत होता है, लेकिन उसके नुकसान भी होते हैं, तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जब तक आप माइल्ड फेज ऑफ डेफिशिएंसी में हैं तब तक आप फूड से उसको सप्लीमेंट करने का कोशिश करिए, है ना। तो उसके लिए अपने घर का बना है या फिर अगर आप बाहर से लेना ही चाह रहे हैं तो उसको अच्छे से वॉश करें, है ना। इस तरीके से कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अगर लग रहा है, डॉक्टर कहता है कि ये डेफिशिएंसी है, आपको लेना है, तो उस केस में तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो, टैबलेट फॉर्म में। और उसके बाद फॉलो अप कराना भी ज़रूरी है। जैसे सर ने बताया, मैम ने बोला कि मतलब इतने सालों बाद पेशेंट आते हैं, तो पेशेंट का ये मतलब काम है कि जाके सर को बताना है। उससे दो फायदे, एक तो पेशेंट का फायदा हुआ कि अगर मेडिसिन रोकनी है तो एक तो उसके पैसे बचे, दूसरा जो उसको प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ड्रग से जो साइड इफेक्ट हुआ उससे वो बचा, तीसरा डॉक्टर का इनडायरेक्टली फायदा हो जाता है। उसको आइडिया लगता है कि ये मेडिसिन इतने दिन में काम कर रही है पेशेंट को, इतना बेनिफिट मिलता है, तो उससे इनडायरेक्टली हमारा भी फायदा होता है। तो ये है। मैम बहुत अच्छा एक हम लोगों को आज बताया कि जैसे हम नॉर्मली सोचते हैं कि जो घरेलू काम धंधे कर रहे हैं, जो हाउस लेडीज़ हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो वर्किंग वुमेन्स हैं उन्हें ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही है, वो ज़्यादा बाहर जाते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट में जाते हैं, इसलिए उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। पर नहीं, इन चीज़ों की ज़रूरत हर उस महिला को है जो कि
किसी भी प्रकार का हार्ड वर्क कर रही है, चाहे वो खेत में हो, चाहे घर में हो, चाहे वर्किंग फील्ड में हो, हर जगह उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मूर्ति जी से। कहते हैं कोविड के बाद से हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि हार्ट अटैक के और अर्थराइटिस के मामले अचानक बढ़ रहे हैं तथा यंगस्टर्स में मौत के आंकड़ों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके रोकथाम के लिए आपके विचार हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। थैंक यू। तो ये कोविड के बाद कोविड में और कोविड के बाद एक टर्मिनोलॉजी, नया टर्मिनोलॉजी आया है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के वो ब्रॉड टर्म में काफ़ी बीमारी ऐड किया गया है। केवल प्रेगनेंसी और फ्रैक्चर छोड़ के बाकी सब जो भी हो जाए पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बोल के लोग बुलाना हम देख लिया है। केवल प्रेगनेंसी या फ्रैक्चर ये दोनों छोड़ के जो भी हो जाए पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है क्या, ये सवाल होता है। तो उसमें मान लीजिए कि 1000 में एक पेशेंट को एक पर्सन को हुआ है तो ये डालो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में, तो सब कोविड के ऊपर डाल दो, तो ये उचित नहीं है। सब कोविड ही किया तो बाकी सब बीमारी क्या गलती की है ना। तो कोविड में मोस्ट कॉमन और काफ़ी सीवियर और सीरियस कॉम्प्लिकेशन है क्लॉटिंग कॉम्प्लिकेशन। उसी की वजह से हार्ट अटैक आ रहे लोगों को ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स 18 के ऊपर बहुत लोगों को हार्ट अटैक आया है। मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर है, जो भी है, बहुत लोग पोस्ट कोविड के बाद हार्ट अटैक से एक्सपायर हुआ है। स्पेशली कोविड से रिकवर होके पहले 1 मंथ या 3 मंथ समझ लीजिए। तो ये क्लॉटिंग कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम डाइट में सब कुछ चेंज करने से ज़्यादा फायदा नहीं है। कुछ जांच होती है हमारा बॉडी में क्लॉटिंग टेंडेंसी कितना है, वो क्लॉटिंग टेंडेंसी कितना है वो जांच करके अगर मान लीजिए कि सच में इतना ज़्यादा क्लॉटिंग का टेंडेंसी है तो तब हम उसका प्रिकॉशंस या वो ब्लड थिनिंग एजेंट्स लेना ज़रूरी है। और दूसरा है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के लिए भी ऐसा ही है, उसका भी एक जांच रहता है। ज़्यादातर वो आर्थराइटिस के काफ़ी सारे कारण होते हैं। मोस्ट कॉमन है डी विटामिन डिफिशियंसी, वो उसकी वजह से भी ऐसा आर्थराइटिस या जॉइंट पेन जैसा लक्षण होता है। हर टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि कोविड की वजह से या जो भी बीमारी की वजह से ही आर्थराइटिस है, ऐसा नहीं है। तो पहले कॉमनेस्ट चीज़ क्या है, यानी कुछ विटामिन की कमी है, उसके वजह से आया है क्या? हाँ, वो विटामिन की कमी नहीं है, जांच करने के बाद नॉर्मल आया है, तो तब वो सब इन्फेक्शन की वजह से या कोविड या जो भी इन्फेक्शन की वजह से आर्थराइटिस आया क्या, तो तब हम अगली जांच बाद में करते हैं। वो जांच करके वो प्रूव करके तब अगर मान लीजिए कि आर्थराइटिस का दवाई है तो उसका भी माइल्ड वाला है तो ज़रूरी नहीं कि हर लोगों को दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट माइल्ड वालों को यूजुअली सप्लीमेंट्स ही देते हैं, जैसे कि विटामिन कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं। एंड फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए और डाइट और स्लीप बहुत ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। लोग डाइट भी फॉलो करते हैं बट स्लीप सही टाइम पे नहीं करते हैं। तो एक स्लीप है जो जिसकी वजह से काफ़ी सारे बॉडी में एक्टिविटीज़ और कुछ बीमारी बढ़ जाती है। और स्पेशली आर्थराइटिस के बारे में बात करें तो माइल्ड वाले में तो ज़्यादा कुछ दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, थोड़ा मीडियम मॉडरेट और सीवियर वाले में ज़रूर दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत से लोग का मानना है कि जो वैक्सीन नहीं है वो खासकर बूस्टर डोज है, इसका ये इफेक्ट हो रहा है बॉडी में, कुछ हार्ट अटैक्स आते हैं लेनी चाहिए। ये वैक्सीन के बाद जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं ये बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। इसके बारे में ये डिबेटेबल टॉपिक है। ये सच है गलत है भगवान जाने, हमको पता नहीं। क्योंकि किसी को न्यूज़ आइटम कम हो गया तो ये न्यूज़ आइटम लेके आते हैं।
क्योंकि वो हार्ट अटैक किसी की वजह से आ सकता है, कोई और कारण की वजह से भी आ सकता है, नॉट ओनली वैक्सीन। तो ऐसा नहीं कि वही बोला ना, कोविड बीमारी या कोविड वैक्सीन, इसके ऊपर सब डाल दो, हमारा कुछ गलती नहीं है, हम खाना सही टाइम पे लिया है, हम अभी तक कुछ लापरवाही नहीं किया है, सब कोविड के ऊपर डालने से हम बेफिक्र रह सकते हैं। ये बहुत कॉमन हो गया आजकल। तो ये वैक्सीन के बारे में तो काफ़ी सारे कॉन्स्पिरेसी है, सही भी हो सकते हैं, गलत है, ये मेरे लेवल पे बात करना सही नहीं है। एंड इसके लिए काफ़ी पेपर यानी हज़ारों लोगों के ऊपर स्टडीज करके तब कमेंट करना, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं, ऐसा करके तब उसके बारे में कमेंट करना बेहतर है। एक बंदा मर गया है हार्ट अटैक की वजह से या वैक्सीन लेने के बाद बोले तो न्यूज़ चैनल्स सब खड़ा हो जाते हैं, वैक्सीन लेना ठीक नहीं है, ये हो गया वो हो गया, वो भी हज़ारों या लाखों में ये कॉम्प्लिकेशन को बाहर सामने लेके आते हैं, वही लोगों को। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी बोला कि नींद नहीं आती है रात में, सो नहीं पाते लोग, तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी बहुत इस पर रिएक्ट करती है कि नहीं, नॉर्मल नहीं रहते। तो क्या इस स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए स्लीपिंग पिल्स इम्पोर्टेंट है? डेफिनेटली नॉट, मैं तो प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ ज़्यादातर। मैं यूजुअली ये बोलता हूँ कि जिसको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, माइल्ड टू मॉडरेट है, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही ज़्यादा बोलता हूँ। जैसे कि शाम में 4 बजे के बाद कोई टी कॉफ़ी अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, अगर ले रहे तो ज़रूर 4 और 5 के बाद टी बिल्कुल, टी या कॉफ़ी जो भी है माइंड स्टिमुलेंट से बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और मैं एक और सजेशन बोलता हूँ कि नाइट डिनर खाने से पहले लोगों को बहुत फास्ट ब्रिस्क वॉक करने के लिए बोलता हूँ। आफ्टर डिनर? बिफोर डिनर। बिफोर डिनर, ओके। ताकि आपका बॉडी इतना स्ट्रेन मिलता है और इतना फेटिग आ जाता है, तब आप खाने के बाद अपने आप नींद आ जाता है। तो ये सिंपल है जो मैं बोलता हूँ। दूसरा है, मेन है 7 बजे के बाद टीवी फ़ोन सब बंद करने के लिए बोलता हूँ, जिसका स्लीपिंग प्रॉब्लम है। एंड बहुत लोग यूरिन की वजह से नींद डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उन लोगों को सेम ये बोलता हूँ कि आप 7-7:30 के बाद पानी पीना बंद कर लीजिए। अगर पीना ही है तो बस 2-3 स्पून या बहुत कम क्वांटिटी में पीजिए। और डिनर खाने से पहले, खाने के बाद और सोने से पहले फोर्सफुली आप ब्लैडर एम्प्टी कर लीजिए, ताकि आपको रात में उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सिंपल है। हाँ, काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम है जो वर्क शिफ्ट है, यूजुअली सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज है, उन लोगों में तो टोटली डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि एक हफ्ता वो नाइट शिफ्ट करता है, दूसरा हफ्ता वो अपनी डे शिफ्ट करता है। उन लोगों में स्लीपिंग टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक हार्मोन बोलते हैं, मेलेटोनिन बोलते हैं, वो सप्लीमेंट्स रहता है। वो स्लीपिंग पिल्स में स्लीपिंग पिल नहीं माना जाता है, बट कुछ लोगों को वो सिंपल सप्लीमेंट टैबलेट से भी काम चल जाता है। If the person is not stable mentally, तो क्या उसको देना पड़ेगा? नहीं, मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिक ड्रग्स, अगर आप ऑलरेडी वो साइकेट्रिक दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत नींद आ जाता है। एंड एड ऑन टू दैट, अगर वो साइकेट्रिक दवाई ऑलरेडी ले रहे, उसको नींद बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर के एडवाइस के बिना कोई भी स्लीपिंग टैबलेट लेना उचित नहीं है। एंड हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम स्लीपिंग टैबलेट ही ज़्यादा टेंडेंसी बन जाती है। तो वो एक आदत में आ जाती है कि नहीं, उसको नहीं लेंगे तो हम सो नहीं पाएंगे। हाँ, जैसे कि दारू जैसा ही स्लीपिंग टैबलेट हो जाता है। हाँ, somewhat like that कि हाँ भाई वो है तो स्लीपिंग दारू टैबलेट। नहीं पिया तो मुझे नींद नहीं आता है, ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसा ही ऑलमोस्ट एडिक्शन हो जाता है। हाँ, थैंक यू सो मच। मेरी एक फ्रेंड है, और हमने उसको देखा भी है, और शायद बाकी बहुत काम करती है, हाउस मेकर है, लेकिन फिर भी बहुत काम करती है। फिर भी रोज उसका एक ही बात होती है कि मुझे नींद नहीं आती रात में। हम 12 से 1 बजे तक सोते ही हैं,
जब वो सर्दी उठती है उससे बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ड्राउनीनेस है और बाकी कभी इसको सोने को नहीं दिया जाए कि ये सो जाएगी, मतलब सुबह मुझे कभी भी फ्रेश नजर नहीं आती, तो ये इसके पीछे क्या करना होगा? जो हमने एडवाइस किया था सेम वो फॉलो करनी चाहिए। कुछ लोगों को कार्डियक इश्यूज है तो भी स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे कोई इशू नहीं है, ये कह सकते हैं कि शायद उसने भी बहुत अच्छे से अपना चेकअप नहीं कराया तो उनको कोई ऐसा इशू है या कुछ है, लेकिन वो परेशान बहुत रहती है। कुछ कार्डियक पेशेंट्स हैं, हार्ट फेलियर होते हैं, उन लोगों को ज़्यादातर नाइट में ब्रीथिंग डिफिकल्टी आ जाता है और रात में 1-2 बजे नींद खुल जाती है। अगर ऐसा है तो अलग बात है, बेसिकली एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। बेसिकली एग्जामिनेशन वो भी आपसे आके अगर मान लीजिए कि डिस्कल एग्जामिनेशन और टेस्टिंग पूरा नॉर्मल है तो अलग बात है। सेम ऐसा ही 7 बजे से ये सब बंद करके थोड़ा चेंज करके देखने के लिए हम लोग कुछ एडवाइस करेंगे तो कोई भाई और नॉट डॉक्टर तो हम एडवाइस कैसे कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आजकल डॉक्टर से ज़्यादा फ्रेंड्स की बात ज़्यादा सुन लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर का बात सुनेंगे। फ्री एडवाइस है। शायद इसीलिए वैल्यू नहीं है। डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि हमें इस समय ज़्यादा कुछ नहीं, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। हम दवाइयाँ चेंज करते हैं, अपने बेड चेंज करते हैं, बेड के गद्दे चेंज कर देते हैं, है ना, रूम चेंज करते हैं, एसी चेंज करते हैं, पर लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते। जैसा कि उन्होंने कहा कि 4 से 5 के पहले ही आपको यदि टी कॉफ़ी जो भी चीज़ें लेनी है उस समय उसके बाद ले लें, और रात में भोजन के पहले फास्ट स्टेप्स ले। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि उन्होंने कहा कि रात में हमें ये नींद जो नहीं आने की इशू है उससे हम फ्री हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर पूजा जी से। आज के इस मॉडर्न टाइम में जो हमारी बहनें और माताएं हैं जो फिजिकल अपीयरेंस की ओर ज़्यादा टेंशन ले रही हैं, हम कितने अच्छे दिखे, क्या पहन ले, क्या लगा ले, कैसे हेयर कटिंग करवा ले, है ना, उनका ज़्यादा अटेंशन बाहरी सुंदरता में चला गया है। तो लेकिन वो मेंटली और इमोशनली वीक होती जा रही हैं। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के द्वारा उनके जीवन को सशक्त बनाया जा सकता है? बिल्कुल, आपने जो कहा एकदम सही है। स्पिरिचुअलिटी से असर क्या आता है लाइफ में, आप दूसरों का जो ध्यान आपका जा रहा है दूसरों पे वो कम हो जाता है। सेल्फ टाइम थोड़ा बढ़ाना है, दूसरों पे जो ध्यान दे रहे हैं वो कम करना है। इससे क्या होता है, जितना आप खुद के पास जाते हो ना उतना आप भगवान के पास जाते हो। ये रास्ता ऐसे, लेकिन हमारा रास्ता उल्टा हो गया, भगवान से कम खुद पे और सबसे ज़्यादा किसको, जो अगला बैठा है वो कितना सुंदर दिख रहा है, उसके पास क्या क्या ब्रांडेड घड़ी है, मोबाइल है, कार, ये सब भी ध्यान रखता है। और फिर उसके बाद आप दूसरे को देखोगे तो फिर वही होगा कि उसके पास है तो मेरे पास है, क्योंकि सबके सब उसको फॉलो कर रहे हैं, मैं भी उसको फॉलो करूँ, ये तो मतलब ऐसे हो ही जाता है। तो इसमें मेरा कहना यही है कि आप सेल्फ, आपका थॉट प्रोसेस कितना अच्छा है ना, अपना मेंटल हेल्थ जितना आप अच्छा रखोगे, सेल्फ टाइम जितना अच्छा, मी टाइम जिसको बोला गया आजकल, मी टाइम कॉमन हो गया, ट्रेंडी है, तो वो अपना मी टाइम बढ़ाइए। जो बाहर की नेगेटिविटी है, सोशल मीडिया है, उससे थोड़ा सा दूर रखें। बस इतना नॉलेज मिल जाए सोशल मीडिया से कि अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, कि दोस्तों के साथ बैठो तो किसी ने किसी सीरियल की बात कर दी तो आपको हल्का फुल्का नॉलेज रहे कि मैं बात कर सकता हूँ। ऐसा ना कि अच्छा ये क्या आ गया मुझे तो पता ही नहीं, बस इतना रहे एक लिमिट में, हाफ आवर टू 1 आवर इतना ही रहे सोशल मीडिया, उससे दूरी बना के रखिए। दूसरा फिर वही नेक्स्ट स्टेप पे आ जाती है बात कि खुद पे ध्यान दें, आपका सोना सही से हो, डाइट अच्छे से हो, आप पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उसको कैसे इम्प्रूव करें। और मेरा एक जो है ना कि लाइफ का एक आपका एक अच्छा गोल बना के हमेशा चलना चाहिए। जब आपका गोल ओरिएंटेड नहीं होते हो ना तभी आपका ध्यान इधर चाहे उधर भटकता है। जैसे घोड़ा क्या है, उसको साइड में लगा दिया आपने तो वो स्ट्रेट चलेगा, आपने खोला वो एक बार इधर जाके एक बार इधर जाके, वही सेम
एक गोल बना के रखें, इससे क्या आपकी ग्रोथ होगी, आपकी फैमिली की ग्रोथ होगी, है ना। और आपको भगवान के पास तो आप समझदार है, मेरे काम सच मेरा ये कहना है। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन वैसे तो काफ़ी हटके ही है, लेकिन आप लोगों से ये कि जैसे आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी भी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, और बच्चे फॉलो भी उस तरह करते हैं, या कई बार पेरेंट्स भी करते हैं जो नीचे की एज के हैं, कि किसी भी बड़े एक्टर्स को या क्रिकेटर्स को, लेकिन दो चीज़ें आ रही हैं जो कि सोशल मीडिया में बहुत आ रही हैं। तो आप डॉक्टर का क्या रोल होगा, क्या होना चाहिए कॉन्फ्रेंस में, कि जैसे ये पान गुटखा है, ये कितना खराब है और इसको देने वाले कौन है, मतलब बड़े बड़े स्टार्स हैं। इसी तरह से आजकल देखें कि ये जो वर्ल्ड कप, ये कप मतलब जो चल रहा है, ये क्रिकेट चल रहा है, जिसको लोग इतना फॉलो करते हैं, इसमें आजकल जुए की लत लगाने के लिए है बच्चों के लिए। तो उन लोगों ने तो पैसा कमा लिया, लेकिन जो छोटी जनरेशन या बीच की जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, जो नए कमर्स, उनके लिए कितना नुकसानदायक है और उससे कैसे बचें, या आप लोगों का क्या रोल होगा, उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। और रोल होना चाहिए मतलब डॉक्टर्स का, लत लगने का तो फिर वो ही है, क्योंकि इन्होंने कोई उसी पे ही बताया तो मेरे को एकदम ध्यान गया। मेरा ये कहना होगा कि बच्चों को इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट बोलना कि ये मत करो, ये गलत है, इससे बच्चा कभी नहीं सुनेगा। ठीक है, बचपन में आपने खुद अपने मम्मी पापा की नहीं सुनी होगी, अगर आपको डायरेक्टली कोई आके बोले बेटा ये गलत है मत करो, कभी नहीं सुनेगा। उसके पीछे की जो रियलिटी है वो उसको दिखाइए। जो एक्टर्स फॉलो कर रहे हैं, एक्टर्स जो अब पान सारा कभी जो आया था न्यूज़ 2-3 महीने पहले की बात है कि कॉन्फ्रेंस में आप इसको किस तरह देखते हैं, किस तरह से रखेंगे, वो चीज़ है बड़ी कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये बीमारी की तरह जो फैल रहा है बहुत बड़ी नई जनरेशन में। एक्चुअली अभी तक मैं जो भी कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, कभी ऐसा टॉपिक नहीं आया ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए रिलेवेंट है। अभी आजकल लोगों के पास इतना बिगड़ने के लिए इतना सारे ऑप्शंस है, केवल टीवी छोड़ दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए, बहुत सारे गलत फ्रेंडशिप, टीवी, यूट्यूब, क्रिकेट, ऐसा एक रोक दिया तो दूसरा माध्यम से वो जो भी मिलना है उसको ज़रूर मिलेगा। तो मैं अभी तक मैं जो भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया, डॉक्टर कॉन्फ्रेंसेस, कभी भी ये टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं है, एंड वो हमारे लिए रिलेवेंट है, क्योंकि वो ज़्यादातर अगर डिस्कशन होना तो भी वो ज़्यादातर साइकेट्रिक कॉन्फ्रेंसेस में थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा, एंड किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि ये चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे। ये हमारे से ज़्यादा आप लोगों का काम है, लोगों को अवेयरनेस करना, क्योंकि हमारे कॉन्फ्रेंसेस में कभी ऐसा टॉपिक नहीं आता है। थैंक यू। डॉक्टर पूजा जी ने बहुत अच्छा इस समय एडवाइस दिया कि आज के जो न्यू कमर्स हैं उनको रोकने के लिए डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, वो तो पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन्हें डायरेक्ट यदि मना करें तो वो नहीं मानते, लेकिन हाँ उस चीज़ के पीछे जो छिपी हुई उसकी रियलिटी है उसे दिखाते वो ज़रूर मान जाते हैं। जिस पर एक छोटी सी एक रियल स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक घर में एक छोटा बच्चा था, मोस्टली 5 to 6 इयर्स के आसपास का होगा। उसकी दादी उसे हमेशा नॉनवेज खिलाया करती थी, मछली हुआ या जो भी चीज़ें हैं, तो और उसकी माँ नहीं चाहती थी कि बच्चा ये चीज़ खाए। तो बच्चों का तो आजकल है ही, खाना खाएंगे तो मोबाइल में कार्टून देखेंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे तभी देखेंगे खाते। तो उस बच्चे ने उसमें देखा एक चिड़िया थी, उसका अंडा फूट गया और वो रोने लगी। तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि देखा उसका बच्चा मर गया, उसका अंडा फूट गया, तो उसकी मम्मी कितना रो रही है। और ऐसे आप जब मछली खाते हो, आप जब नॉनवेज खाते हो, तो उसकी माँ कितना रोती होगी, तो उसे कितना दुख होता होगा। वो 5-6 साल का बच्चा
जब उसने ये समझा कि अच्छा मैं ये खाता हूँ, तो उसकी मम्मी तो सच में बहुत रोती होंगी, और यदि मुझे कोई खा जाए तो मेरी मम्मी भी कितना रोएंगी। उस दिन से उस बच्चे ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। वो दादी जब उसकी कहती भी थी कि खा लो, नहीं उसकी मम्मी रोएगी, मैं नहीं खाऊंगा। तो इस तरह से कहते हैं ना, हर चीज़ के पीछे बच्चों को डायरेक्ट मना किया जाए तो वो नहीं मानते, लेकिन ना उसके पीछे छिपी हुई रियलिटी को दिखा दे तो ज़रूर मान जाते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच जो ऑडियंस थे उन्होंने भी अपने अपने क्वेश्चन रखे। हमारे पास हमारे सामने हमारी विभा बहन जी भी हैं, जो वो भी अपनी तरफ से एक क्वेश्चन राइज करना चाहती हैं। विभा जी, आप अपना क्वेश्चन। ओम शांति। मैं विभा वैद्य और आज की रिसर्च अतिथि आप सबों का ईश्वर की प्रांगण में विंध्याचल के इस आध्यात्मिक सेंटर पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन। बहुत हेल्दी डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने भी रखे और आपने बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप दोनों जिस तरह से जिस प्रमोशन को आप दोनों बिलोंग करते हैं, इसमें लोगों की जिस प्रोफेशन को आप दोनों लोग बिलोंग करते हैं, इसमें आप लोगों के दुख दर्द को ही दूर करते हैं, तन की बीमारियों के आप ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ आप बैठे हैं, आध्यात्मिक सेंटर भी एक तरह का हमारी हॉस्पिटल है, जहाँ आज जिस तरह से व्यक्तियों के ऊपर आप देख रहे हैं कि मानसिक दबाव या तनाव, इस तरह की बीमारियां आप देख रहे हैं समाज में बहुत कुछ बढ़ रहा है, क्योंकि आपसे मदद तो होती ही है पेशेंट। तो मानसिक रूप से भी समस्याओं का समाधान भी यहाँ किया जाता है। तो एक तरह का रूहानी हॉस्पिटल है ये भी, और हमारी निमित्त दीदियाँ है, हम उन्हें डॉक्टर कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पे कि हम सब यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है। तो मेरा अगला सवाल डॉक्टर पूजा से है। मैम, आप जिस तरह से भी हो रही थी कि पेशेंट बहुत तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की बीमारियों को लेकर के आपके पास, तो ऐसे कोई अनुभव आपके पास आप ये शेयर करें कि कोई पेशेंट या कोई परिवार वाला कोई ऐसा उसकी काफ़ी आप कन्फ्यूज हो गई उनकी समस्या से, तो उसका आप किस तरह से आपने हल किया? जैसे आपके अनुभव ऐसे आपके पास है, आप शेयर करें। ऐसे तो बहुत सारे होंगे केसेस, बट एक केस जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, और ये मैंने अपने सारे फ्रेंड सर्कल और मेरी फैमिली जितने सबसे मैंने डिस्कस किया, क्योंकि जिस दिन वो पेशेंट से मैं मिली, मतलब लिटरली मेरी आंखों में भी आंसू थे जब मैंने उसकी बात सुनी। तो ये निशा रानी करके पेशेंट थी, तो नहीं तो उनका बच्चेदानी को ऑपरेशन हो गया था, बाहर हमने करवाया था कहीं अभी क्लियर, बाहर उन्होंने हिस्टेक्टमी करवाई थी। उसके ठीक 1 साल बाद वो मेरे पास आई, तो उनको कंप्लेन क्या थी कि उनका जो वजाइना वहाँ से उनको यूरिन भी लीकेज हो रहा था, यूरिन लीकेज हो रहा था सिंस 1 ईयर, 1 साल से। तो वो जो यूरिन लीकेज होता है वजाइना से, वो डायरेक्ट हमेशा होता है, कंटिन्यूअस फॉर 24 आवर्स। तो तब से उनको कैथेटर डाला हुआ था। अब आप समझो कि एक लेडी है और 1 साल से उसको वो कैथेटर डाला, वो कितना उसको पेनफुल रहा होगा, प्लस यूरिन का वहाँ से लीकेज होना, सोशल स्टिग्मा जो उसके साथ ही ये क्या होता है कि आप चलते रहते हो हमेशा। दूसरी चीज़ यूरिन लीकेज है तो उसकी स्मेल आती है, तो लोग उनसे दूर भागते थे। दूसरी ट्रेजेडी क्या हुई उनके साथ, तो कि उनका जो उनके हस्बैंड किसी वजह से फिर एक्सपायर कर गए थे आफ्टर 6 मंथ। तो मेन यही रीज़न था वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले सकी एक साथ। फिर हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे, फिर उनके इन-लॉज जितने भी थे वो सपोर्टिव नहीं थे बहुत। तो 1 साल बाद वो पेशेंट मेरे पास आई, कई हॉस्पिटल घूमते घूमते कि मैडम सर्जरी का जो कॉस्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, अराउंड 50-60,000 आज, मतलब एक किसी मिडिल क्लास के लिए अभी भी हाई वैल्यू है। तो मेरे पास आई, तो ये सब कुछ उसने बताया। तो उस केस में अल्ट्रासाउंड में क्लियर नहीं हो रहा था कि
जो ब्लैडर है और वजाइना के बीच का जो कनेक्शन था, वो जो हिस्टेक्टमी करते समय एक डॉक्टर के फॉल्ट की वजह से कोई किसी से वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उस वजह से यूरिन का डायरेक्ट जो लीकेज हो रहा था, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि ब्लैडर और वजाइना दोनों और यूट्रस ये तीनों ऑर्गन्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। एग्जैक्टली उसको एक्यूरेटली पता कर सकना है कि कहाँ पे उसका साइट है और कितनी साइज है, कि उसको क्लोज करने के लिए हमें किधर से अप्रोच करना है, नीचे वजाइना में अप्रोच करना है या एब्डोमिनल के थ्रू में सर्जरी करके। तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग था। तो फिर मैंने और यूरोलॉजी के हमारे सारे केमिस्ट्री सर, हम लोगों ने ये काफ़ी डिस्कस किया। तो लगभग कुछ स्टडीज़ करने के बाद और काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद हमने वो एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करी क्या। और आप लोग सुने होंगे कि ये जो फिस्टुला इसको बोलते हैं, इसकी सर्जरी का सक्सेस रेट इज़ वेरी लेस, लाइक ओनली 50-60%। आप सर्जरी करो तो 60% चांस है मैक्सिमम कि वो सही होगा, है ना। तो फाइनली हमने पूरा उसका अप्रोच रेडी किया, सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए और आयुष्मान में उसका एडमिशन करवाया और उसका फिर 0 रुपये पे वो एकदम ठीक होके गई है और उसका फिस्टुला का जो भी रिपेयर अच्छे से हो गया था। अभी वो नॉर्मल यूरेथ्रल से ही वो यूरिन पास करती है, बाकी उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अभी तो मतलब हिस्टेक्टमी हो गई थी तो वो भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, तो पेशेंट अब एकदम बढ़िया है। तो बहुत थैंकफुल थी हमारी पूरी टीम के लिए। और ये न्यूज़पेपर में भी आया था क्योंकि यहाँ पे वो फर्स्ट सर्जरी थी जो मिर्ज़ापुर में परफॉर्म हुई थी, फिस्टुला रिपेयर। मिर्ज़ापुर में अपने हॉस्पिटल जी में? जी, तो ये मुझे हमेशा याद रहेगा। बहुत अच्छा, उसका इतनी बहुत बड़ी समस्या आपने बताई जी, और उसका सॉल्यूशन भी निकला, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सच में कितनी तरह की समस्याएं आती है आज, और लोग बहुत परेशान भी हो रहे हैं। और आज आपने सही जीवन जीने की कला के ऊपर आपने कई सारे ऐसे बातें बताई कि व्यक्ति को खुद का ध्यान रखना चाहिए और सही जानकारी, जैसे आपने बताया कि आज सोशल मीडिया पे आज बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है लेकिन उससे सही ज्ञान नहीं मिल रहा है। बहुत सही आपने बताया और बहुत सही मार्गदर्शन आप सभी का होगा, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? जैसे ये सिचुएशन आपकी आई, आपने उसको solve किया। आपने उसको इतनी बखूबी सॉल्व किया काफ़ी। तो आपकी मेंटल स्टेट क्या थी उस समय जब आप इस चीज़ को सॉल्व करने में लगी हुई थी? पहले तो मैं बता दूं, मेरी पर्सनैलिटी बहुत इमोशनल टाइप की है। पहले तो मैं सुन के मुझे मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उसकी बातें। तो मेरे में क्या है कि मतलब पेशेंट से मैं जब बातें करती हूँ तो मैं उसमें पर्सनल ले लेती हूँ कि अगर मैं उस जगह होती तो क्या उसके लिए बेस्ट होता। इससे आप परफेक्शनिज्म में जाते हो कि क्या उसके लिए परफेक्ट हो, क्योंकि आप उसको जब खुद को सोचते हो कि मैं वहाँ पे हूँ तो मेरे लिए क्या बेस्ट होगा। तो मैं उसको उस तरीके से मैंने पूरा स्टडी किया। मेरे जितने सीनियर्स हैं BHU में, मेरे अपने कंसल्टेंट में जिसको जानती हूँ सबसे मैंने वो केस डिस्कस किया। यूरोलॉजी में मेरे कुछ नोन पर्सन से मुझे डिस्कस किया। तो फाइनली पेशेंट को भी मैंने बहुत काउंसिल किया क्योंकि मुझे पता था कि इसका सक्सेस रेट 50-60% है बस, और पेशेंट सिर्फ मुझे एक चांस दे रहा है। तो मुझे कुछ भी करके उसको नॉर्मलाइज करना है। मतलब भले ही वो गलती किसी दूसरे की थी लेकिन मुझे ठीक करना, मैंने एज ए चैलेंज उसको लिया था। तो फिर सर्जरी हुई, पेशेंट अभी ठीक है, लगभग 2 महीने हो गए। अभी जब वो आती है तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, उसको देख के एकदम मैं लाइटन अप हो जाती हूँ। तो मैं बस उसको इसलिए बुलाती हूँ कि तुम हफ्ते में 1 दिन हमसे आके बस मिल लिया करो। उसके पैसे नहीं लगेंगे। शायद वही एक चीज़ चाहिए जो एक डॉक्टर में होनी चाहिए। तभी एक पेशेंट एक क्लोजनेस डॉक्टर से ला पाता है। तो यही तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपका स्टेट कैसा था उस समय। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा। मतलब वो जो खुशी होती है ना, आप किसी का कोई गिर जाए उसको उठा दो, उसी में कितनी बड़ी खुशी हो जाती है। मैंने तो मतलब हमारी पूरी टीम ने काफ़ी कुछ किया उस पेशेंट के लिए। और पता है, एक महिला के लिए आप कुछ करो तो आप पूरी फैमिली के लिए करते हो। वो आपको दिखता नहीं बट वो होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इससे आप मोटिवेटेड हो गए ना, आप स्वयं मोटिवेट हो जाते हैं। इससे आपको नहीं गया आप मोटिवेट हो तो सामने वाला एक
डॉक्टर से जो क्लोजनेस बनती है पेशेंट की, वो पेशेंट जब डॉक्टर बोलता है नहीं आप एकदम ठीक है, आधी बीमारी 50% तो गई, वो 50% थोड़ा मेडिसिन से ठीक हो जाता है। लेकिन डॉक्टर का ये कहना कि आप सही हैं, ये शायद उसकी जो सबकॉन्शियस माइंड है डॉक्टर साहब, आप बताइए, शायद वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है आपके उस एक वर्ड से, नहीं आप ठीक हैं। थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा सा और थोड़ा रोशनी डालिए इस बात पर कि हाँ हमारे इस जो वर्ड सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ का फीड हो जाना कि आप एकदम ठीक है। तो ये बहुत बड़ी शर्त है। अगर पेशेंट ने ये सुन लिया तो, क्योंकि लाइफ काफ़ी अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी मैं बाहर गया तो कुछ एक्सीडेंट आके मैं मर सकता हूँ, तो ये शब्द कहना डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल है। मेरे मुंह से निकलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपके पास जाए उसके लिए यानी अभी आप अभी सब कुछ ठीक है बोल दिया तो अगले मिनट या अगले दिन कुछ हुआ तो क्या होगा? अभी के लिए ठीक है बोलता हूँ, शायद वो एक शब्द जो अभी के लिए ठीक है, अभी के लिए आप ठीक है, बट ध्यान रहनी चाहिए क्योंकि अभी आप पूरा ठीक है, आपका कुछ नहीं है बोल दिया तो इधर वो दो तरीके से ले सकते हैं। मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल जो लाइफस्टाइल है जो पुराना लाइफस्टाइल पे जा सकता हूँ, या मुझे फिर नया जन्म मिला है मैं फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ, कुछ भी सोच सकता है, क्योंकि वो उसका माइंड किस तरफ जाएगा हमको पता नहीं। और हम भी शायद वो बात बोलने के बाद शायद ओवर कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर भी बढ़ सकता है। अगर लीगल एस्पेक्ट पे देख लिया तो अगर गलती कुछ और हो गया तो फिर ये सेंटर हम लोगों को नहीं, कई बार डॉक्टर कई बार ऐसा होता है ना कि कोई पेशेंट ऐसे भी होता है ना कि बीमारी कुछ कम एक और बात है, पहले जैसा डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन अभी नहीं है। अभी आजकल पेशेंट्स इतना चालू रहने पर होता है, इंफॉर्मेशन डायग्नोसिस के साथ आ रहा है, ठीक है, वो डायग्नोसिस हटा के नया डायग्नोसिस उसका दिमाग में एंटर करना ही बड़ी बात है। कई बार ऐसा हमने महसूस किया है, जैसे आपने कहा ना कि ओवर इंफॉर्मेशन जिसके कारण बीमारी कुछ कम होगी, लेकिन किसी ने बोल दिया बता दिया तो अपने अंदर बार बार सोचते हैं मेरी बहुत बड़ी बीमारी, पर उतनी बीमारी उसकी नहीं है। तो आप कोई भी पेशेंट को जब डील कर रहे होते हैं तो आप तो पहले ही जान जाते होंगे या देखकर उसको डायग्नोस्टिक करते होंगे कि पता चल जाता होगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हल्की फुल्की है, भले ही किसी ने समझा दिया पढ़ा दिया तो बड़ा समझ करके आ रहा है, उस समय तो आप बोल सकते हैं ना आप ठीक है ऐसा तो बताओ उसके लिए। हाँ ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब वो हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा घुसती है जो डॉक्टर भी जो नहीं कर पाता। जी आपने एमबीबीएस किया, बीएमएस किया, मेरी जो यूनिवर्सिटी आपको अंदर बांट रहे हैं। हाँ, हम लोग बंगाली डॉक्टर्स, बंगाली छोटे छाटे डॉक्टर्स होते हैं, हमसे वो तो किया यूनिवर्सिटी है। हम लोग जो ज्ञान नहीं करते हैं यूनिवर्सिटी से, हम डॉक्टर को समझाने लगते हैं कि नहीं हमें तो ये दवाई ये सही हो जाएगा। आजकल यूट्यूब में इतने डॉक्टर निकल गए हैं ना कि उससे बहुत परेशानी हो रही है। अब वो जबकि इस पर बैन लगाना चाहिए गवर्नमेंट को कि जब तक आप अथराइज नहीं हैं तो आप यूट्यूब में अपने मनमर्जी से सारी चीज़ें लोड नहीं करते हैं। इसलिए मैं कई बहनों को भी मैं बोलती हूँ कि यूट्यूब में जितनी बातें होती है ना सब राइट नहीं होती है, उसको राइट मान के मत चलो, है ना। देखते हैं सुनते हैं कि टीवी सोशल मीडिया में वो सारी चीज़ें राइट नहीं होती है ना। तो इसलिए जो है लोग कंफ्यूज होते हैं अपनी बीमारी को लेकर के। तो ऐसे समय में तो आप पेशेंट को कम से कम इतना तो आप दे सकते हैं धीरज की नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ठीक होने वाले हैं, है ना। तो इस तरह के, क्योंकि आजकल लोग सोच करके भी छोटी बात को, छोटी बीमारी को भी बड़ा करते हैं ना, तो इससे और ज़्यादा जो व्यक्ति फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है। बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन सोच के वो डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसी प्रॉब्लम है। मैं अपना एक्सपीरियंस डॉक्टर बता रही हूँ कि मेरे को लगा कि आए हैं
टाइफाइड, पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया कि मेरे को टाइफाइड है। और मैं अपने हस्बैंड से बोली मेरा टेस्ट करा दो, मेरे को टाइफाइड है। अरे नहीं, ये टाइफाइड बुखार होता है। नहीं, मेरा टेस्ट करा दो, मुझे टाइफाइड है। तो उन्होंने बुलाया उसको, पैच वाले को, मतलब पूरा टेस्ट, मेरा पूरा बॉडी चेक कराया, सब कराया, टेस्ट कराया। उसके बाद जब वो रिपोर्ट आया मेरे सामने विडाल टेस्ट का, तो इट वाज नेगेटिव। आई वाज सो हैप्पी, अरे मेरे को टाइफाइड नहीं है। बट सिम्टम कुछ भी नहीं था, बट एक ब्रेन में जाकर के एक हो गया कि टाइफाइड है, टाइफाइड है। तो आई थिंक कि ये भी एक बीमारी को शायद नहीं थे तो भी वो अंदर आप पैदा कर रहे हो सोच सोच के कि हमको टाइफाइड है। डॉक्टर ने टेस्ट बता दिया 3-4 हज़ार का टेस्ट आ गया और उसमें कुछ भी निकला। तो आप तो टेस्ट करके निकला भी नहीं। आप ये खुश होने की बात है, ये दुख होने की बात है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। ये ज़्यादातर हेल्थ चेकअप्स जो करते हैं ना, या किसी और के सजेशन पे, फ्रेंड के सजेशन पे या हस्बैंड के सजेशन पे हेल्थ चेकअप करते हैं, ये बीमारी हो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि कितने लैब्स ऐसे होते हैं जो झूठ मूठ का भी निकालते हैं, कितने लैब होते हैं जो ऑथेंटिक सचमुच जो आपकी बॉडी पर हो रहा है वो निकालते हैं। तो ये सब का कैसे हम वो करें कि हम कौन सी लैब से हम ब्लड टेस्ट कराएं, हमें कैसे मालूम हो जाएगा कि हमको इस लैब में ही जाकर ब्लड टेस्ट कराना है? ऐसा इसके लिए क्या करना है? इसका कोई इलाज है? लैब में भी इंसान ही बैठते हैं, इंसान के साथ ही गलती हो जाता है। तो कभी भी कोई इंसान से बड़े लैब है या छोटा लैब है, किसी के साथ गलती हो सकता है। किसी ने मेरे को बोला कि उस लैब का रिपोर्ट सही नहीं आता है, मेरे को बोला, मैं अभी कुछ दिन पहले की बात तो एक ही लैब से बार-बार गलत रिपोर्ट आ रही तो हाँ, वो अवॉइड करना बेहतर है। और एक और बात है, अगर आप डॉक्टर के कहने पे एक लैब में किया तो वो लैब वाला भी गलत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ह्यूमन एरर से टाइपिंग एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर या प्रोसेसिंग करने में लेट हुआ तो भी गलत रिपोर्ट आ सकता है, या ट्रांसपोर्टेशन में कुछ टेस्ट होते हैं, स्पेशली पोटेशियम का टेस्ट है, वो सैंपल लाइज हुआ तो सैंपल लाइज बोले तो वो सेल्स ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक हुआ तो काफ़ी वो टेस्ट करते वक्त बहुत ज़्यादा हाई दिखाते हैं, तो वो वही रिपोर्ट करेगा। तो कई एरियाज है जहाँ एरर्स होनी चाहिए, हो सकता है, तो डॉक्टर का कहने पे उसका भरोसा है तो कर लीजिए वो लैब पे। अगर आपको भी डाउट लग रहा है वो रिपोर्ट गलत है या डॉक्टर को भी थोड़ा बहुत शक है तो वही लैब में दोबारा रिपीट करके वही सैंपल दूसरे लैब को भेज के देन कंपेयर करके तब सॉल्यूशन निकालना बेहतर है, rather than ये लेबल करके ये गलत रिपोर्ट आया है, ये लैब गलत है, ये सब बोलना उचित नहीं है। क्योंकि सब लैब में फुली ऑटोमेटिकली रोबोट्स तो नहीं बैठते हैं, तो इंसान के साथ गलती जरूर हो जाता है, इसलिए इंसान बोलते हैं। जैसे आज के समय में जब भी कोई जाता है प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास तो सबसे पहले टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। बहुत सारे टेस्ट वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, कई ऐसे पेशेंट होते हैं। तो क्या मतलब आज क्या ऐसे डॉक्टर जैसे आप लोग ऐसे ही जिस पहले तो इतना टेस्ट की इतनी सुविधा थी नहीं, तो भी इलाज तो किए जाते थे डॉक्टर के द्वारा, तो आज भी क्या ऐसा नहीं मतलब वो कि जरूरी नहीं कि सभी में टेस्ट इतना हो ही, छोटी छोटी प्रॉब्लम में मैं देखती हूँ कि तुरंत ही टेस्ट डॉक्टर देखते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये पेशेंट के नज़र से देखना है, पेशेंट क्या चाहता है। तो इसका सवाल एक्चुअली पेशेंट से पूछना है। कुछ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं उसके पास जांच करने के लिए पैसा कम रहता है और फिर भी उसको पूरा की पूरा जांच पूरा बीमारी पता होनी चाहिए, जो वो सिम्टम भी नहीं पता है वो भी उसको पता होनी चाहिए, यानी उसको टॉप टू बॉटम टोटल सॉल्यूशन मिलनी चाहिए। वो डर से काफी डॉक्टर्स काफी ज्यादा टेस्ट लिखते हैं। तो पेशेंट से बात करना है, आप कर पाएंगे कि नहीं, इसमें कौन सी जरूरत है। हाँ, जो अभी इस वक्त जरूरी नहीं है वो टेस्ट बाद में करेगा। हाँ,
एंड पेशेंट क्या करना चाहते हैं, यानी पूरा चेकअप करना चाहते हैं या जो अभी बीमारी के बारे में ही जांच करना चाहते हैं, या अभी के लिए केवल दवाई लिख के बाद में 3-4 दिन के बाद आके या 1 वीक के बाद आके अगर सच में ज़रूरत है तो टेस्ट तब कराना चाहते हैं। वो पेशेंट से इंटरेक्ट करके उसके बाद टेस्ट लिखना या आगे बढ़ना बेहतर है। ऐसा नहीं कि ये अगर सच में मुझे ज़रूरत है, ये सिंपल, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बीमारी काफ़ी छोटा आपको लग रहा होगा बट डॉक्टर को बड़ी बीमारी लग रहा है। सिंपल एग्जांपल है कोविड के समय में मुझे एक पेशेंट ऑनलाइन में मिला है। मुझे वो देखते ही मुझे लगा कि ये 3-4 घंटे में बनने वाला है, ऐसा लगा है मुझे, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसका ब्रीथिंग पैटर्न कुछ अलग है। अभी मैं उसके सामने नहीं बोल सकता हूँ कि आप बहुत सीरियस है, मरने वाला है। तो मैंने बोला कि आप पहले जाके 5-7 मिनट लेके आइए, चेक करा लीजिए, तब बात करेंगे। तो उसी टाइम हम बता दिया आपको इतना सारा बीमारी, ये सब टेस्ट कर लो बोले तो वैसे भी करेगा कि नहीं करेगा, या कॉल कट करके दूसरा कोई और डॉक्टर से पूछ करके जो वो जवाब एक्सपेक्ट करते हैं वो डॉक्टर के पास जरूर जाएगा। मान लीजिए कि मैं आपको बीमारी अगर सच में ज़्यादा है तो ज़्यादा ही बोलना है, और सच में नहीं है तो या कम है तो आपको बीमारी का सिवियरिटी इतना ज़्यादा नहीं कम है बोल के बोलता हूँ। बट पेशेंट क्या सुनना चाहती है, कुछ लोग मानते ही नहीं मुझे बीमारी है बोलते, तो पेशेंट के नज़र से हम जांच या बीमारी का प्रोजेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसका एक ही वर्ड से या एक ही एक्सप्रेशन से जवाब नहीं दे सकते। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन एक और है, हमारी डॉक्टर रंजना जायसवाल जी पूछना चाहती हैं। डॉक्टर मूर्ति से मेरा एक सवाल है कि देश की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, जैसे एक ऊपर वाले की कृपा है, हम यही मान के चलते हैं, हमारे देश के नागरिक भी यही मान के चल रहे हैं। और बड़े शहरों में तो जो मेडिकल की सुविधाएं काफ़ी अच्छी है, मगर छोटे शहरों में मेडिकल की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है। तो एक डॉक्टर के तौर पे आप बेसिक सुविधाएं क्या चाहते हैं? क्या एक छोटे शहरों में मेडिकल सुविधाओं में जो कमी तो नहीं है, तो क्या एक मरीज की जान बचानी है तो जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, आपकी नज़र में वो क्या हो सकती है? कम है तो बिल्कुल नहीं, मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। सबसे ज़रूरी क्या है, जो बीमारी आप छोटा समझते हो वो आप छोटा है या बड़ा है, डॉक्टर के पास जाके वो डिसाइड करना बेहतर है। बहुत लोग फर्स्ट स्टेप में ही गलत करते हैं, पहले मेडिकल शॉप जाते हैं लोग। ये छोटे गांव में नहीं है, बड़े शहर में भी ऐसा करते हैं। बहुत हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड पीपल भी पहले केमिस्ट के पास चले जाते हैं। वही आपका पहली मिस्टेक आप वही किया है। या फ्रेंड के पास कोई दवा है तो वही ले लेते हैं। अगर उसका नसीब अच्छा है, बीमारी सच में बिल्कुल है नहीं या ना कि बराबर है, तो ठीक हो जाता है। तो उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि अगली बार ऐसा ही बीमारी आए तो हम ऑटोमेटिकली हमारा माइंड बोलते हैं ठीक है, ऐसा ही केमिस्ट के पास जाए या उन्हीं से पूछ ले। वो जो पिछली बार मेरा जो बीमारी आया था उसी वो जो दवाई दिया उसी की वजह से ठीक हो गया। तो फिर वही केमिस्ट या फ्रेंड के पास जाते हैं, उसी को कंसल्ट करते कॉल करते हैं। तो छोटे हैं या बड़े हैं, पहले डॉक्टर को कंसल्टेशन करना बेहतर है। एंड अगर डॉक्टर मिलना मुश्किल है तो आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो ऑनलाइन में डॉक्टर का सलाह लेके क्या करनी चाहिए वो करना उचित रहता है। एंड फैसिलिटीज के बारे में बोला तो हाँ, ये पॉपुलेशन के हिसाब से मिर्ज़ापुर में कमी है। मिर्ज़ापुर और विंध्याचल दोनों में पेशेंट टू डॉक्टर रेशियो मान लीजिए या पेशेंट्स टू हॉस्पिटल बेड्स रेशियो मान लीजिए,
ये तो काफ़ी कम है। पेशेंट टू डॉक्टर रेशियो काफ़ी कम है, इसलिए ज्वाला चाप का प्रैक्टिस काफ़ी बढ़ गया है, ये ज़्यादा है। एंड पेशेंट्स के पास पेशेंस नहीं है, यानी वेट करने का कोई ये नहीं है। वो सिनेमा जाने के लिए आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं, और डॉक्टर के पास, यानी बिजी हॉस्पिटल बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास 1 घंटा वेट करने के लिए बहुत लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि ऐसा सिंपल चीज़ है जो हम छोटा समझते हैं, उसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना बेहतर है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चेंजेस करना, ये हमारा टॉपिक से बहुत डिस्कशन से काफ़ी बाहर है, क्योंकि सभी जगह पे चेंजेस होनी चाहिए। क्योंकि कोविड आया है, उस टाइम ऑक्सीजन कमी हुआ, इसी की वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल या बहुत लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर इंतजाम किया है, या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर घर में बहुत लोगों ने रखा है, जिसके पास पैसा है या अफोर्ड कर सकते हैं। बट ऐसा कई और बीमारियां है या फ्यूचर में आ सकता है, वो केवल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से नहीं होता है। सिंपल सॉल्यूशन है, हॉस्पिटल लोग डॉक्टर के पास छोटा है या बड़ा प्रॉब्लम है जानी चाहिए। एंड इमरजेंसी, खास करके इमरजेंसी से जहाँ जो हॉस्पिटल में पूरा फैसिलिटीज है, वहाँ जाना बेहतर है, क्योंकि काफ़ी लोग ट्रांसपोर्टेशन में एक्सपायर हो जाते हैं। यानी एक हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ वेंटिलेटर नहीं है, दूसरा हॉस्पिटल जाते हैं, रास्ते में मर जाते हैं। या कुछ लोग ऐसा है कि उसके पास पूरा फैसिलिटीज है, बट रिस्की केसेस नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि पेशेंट्स गड़बड़ करते हैं। कुछ अगर डेथ हुआ तो पेशेंट्स मच करते हैं या हॉस्पिटल ब्रेक करते हैं। ये सब डॉक्टर की तरफ से भी थोड़ा चेंजेस होने चाहिए, पेशेंट की तरफ से भी काफ़ी चेंजेस होने चाहिए। मेंटल चेंजेस, जैसा कि कब पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, कैसा सलाह लेना है, सही सलाह लेना है कि नहीं। एंड ये करने से ही थोड़ा मिलता है। बट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से बिल्कुल प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट बढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। डॉक्टर साहब, लास्ट में हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि हमेशा स्वस्थ रहने के लिए किन 4-5 बातों का ध्यान रखें जिससे हम हमेशा फिट रहें, खान पान को लेकर के, एक्सरसाइज को लेकर के, हमेशा फिट रहने के लिए। हमेशा फिट रहना है। इंटरनेशनल पावर लिफ्टर है, बहुत पता है। इसलिए वो सबके लिए, अपने लिए नहीं पूछ रहा है, वो सब लोग लापरवाह है ना खाने पीने में, इसलिए वो पूछ रहा है कि बेसिक जैसे स्वस्थ रहने के लिए तो हमें रेगुलर किस चीज में ध्यान देना चाहिए, किन विशेष चीजों का अपने लाइफ स्टाइल में हमेशा ध्यान रखें। एक तो डाइट, एक्सरसाइज, वो तो आपको पता है। 4 पिलर समझ लीजिए, 4 चीज, जैसा बिल्डिंग खड़ा होता है 4 पिलर्स के ऊपर, तो डाइट, एक्सरसाइज एक इसमें, दूसरा होगा स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ को ध्यान रखते हुए, एंड वो मेंटल स्टेट को सही तरीके से कैसा चलाना है और किस रास्ते में हम जा रहे हो, वो सेकंड पिलर हो गया या सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है। थर्ड है नॉलेज जो ज़रूरी है उतना नॉलेज लेना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड राइट नॉलेज लेना है, सही नॉलेज, जो कंफ्यूज करने वाला नॉलेज बिल्कुल नहीं लेना है। फोर्थ, अपना गट फीलिंग भी एक रहता है, जो आपको रियली सही लगे वो करे। 2 पिलर जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं, मैं भी कुछ कहना चाहेंगे, मैं भी साथ एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहती हूँ कि मतलब सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, अपने से प्यार करना है पहली चीज़। हर चीज़ में खुद की रिस्पेक्ट करनी है, अपने पे भरोसा रखना है कि अगर बीमार हो भी है, ज़रूरी नहीं आप हमेशा ज़िंदगी पर स्वस्थ रहें,
कभी अगर बीमार हो भी गए तो वो ठीक हो जाए। ये पॉजिटिविटी, ये भरोसा हमेशा खुद पे रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, आपकी सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसका डायरेक्ट असर आप पे आता है। तो अपनी सराउंडिंग को पॉजिटिविटी से हमेशा भर के रखें। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप लोगों ने बहुत अच्छी एडवाइसेस और सजेशंस दिए हम सभी को। अब इस टॉक शो को यहीं ख़त्म करते हुए हम अपनी आदरणीय दीदी जी से कहेंगे कि वो हमारे बीच आए, हमारे अतिथियों का, हमारे दर्शकों का और इस टॉक शो के प्रति जो भी उनके विचार है उनके विनती करें। ओम शांति। वैसे तृप्ति नहीं हो रही है ना, अभी और लगता है कि बैठे और डिस्कस करें। ये तो एक छोटा सा टेस्ट और आपको बुलाने का बहाना है ना, आपको यहाँ पर बुलाने का एक बहाना कि जैसे आपने एक चीज़ बोला ना कि सेकंड में स्पिरिचुअलिटी बहुत मस्ट है लाइफ में, क्योंकि अंदर से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो समय चल रहा है, तो आपने बहुत सही बात कही। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा, जैसे पूजा बहन ने बोला कि स्वयं से प्यार करना, पहले खुद पर रहम करना, खुद से प्यार करना, मतलब खुद को अपडेट रखना मन से भी और तन से भी, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। चलो तन भी किसी कारण हम स्वस्थ रह रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, पर मन वीक है तो भी कोई काम नहीं है ना। तो हमें तन और मन दोनों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जो राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है, ये पूरी तरह मेंटली है। कैसे आप मन से स्ट्रांग हो जाएं उसके लिए, क्योंकि तरह तरह की है ना चुनौतियाँ आपके सामने आते हैं, तो उन परिस्थितियों को, बातों को आप कैसे फेस कर पाएँ, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें ब्रह्मा कुमारी में सिखाए जाते हैं। तो इसलिए आप भी, हम चाहेंगे आप भी ज़रूर इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आप यहाँ आए और हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिकल विंग है ना, हमारा ये है 20 विंग बनाए गए हैं, जिसमें एक मेडिकल विंग भी है। और इसका अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारा माउंट आबू राजस्थान में है सितंबर के लास्ट में, है ना। अगर समय निकल सकता है तो आप इसमें ज़रूर जाएं और बहुत अच्छा लगेगा। और ये ब्रह्मा कुमारी इसका पूरी तरह ध्यान समाज को कैसे अच्छा बनाएं, कैसे एक एक व्यक्ति को, समाज में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो पूरी तरह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कार्य करती है। तो आप यहाँ आज आए और आज से हमें तृप्ति नहीं है, दोबारा तिबारा चौबारा भी आपको आना है, बार बार। और हमारे यहाँ तो हमने थोड़े ही लोगों को यहाँ बुलाया, हमारा एक सेक्टर शुक्लाहा में सिटी में दूसरा सेक्टर है, कभी हम चाहेंगे आप वहाँ भी, हमारे बहुत सारे भाई बहने हैं वहाँ रेगुलर क्लास में आते हैं, उनको भी आप थोड़ा सा वो करें, मोटिवेट करें, जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत हो जाएं। तो आप यहाँ आए, इतना समय दिया, हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे। और बार बार आप आए, ये बाबा का, ईश्वर का, परमात्मा का घर है। और यहाँ इसके ऊपर एक म्यूजियम हमने बनाया है, बाकी 3D शो भी बनाया, उसको भी आप अवलोकन करेंगे और उसके बाद फिर आ जाएंगे, ठीक है। ओम शांति। तो मिनट साइलेंट में मेंटल हेल्थ के लिए है ना। कर्म होगा
वैसा बन पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर दो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम